हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. Which one of the following is not a method of preserving food? इसमें से कौन सा मेथड जो है वो नॉट अ मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का? सन ड्राइंग, हीटिंग, स्मोकिंग या सॉल्टिंग? तो आप सब जानते हैं कि ये सारे मेथड्स जो हैं फूड प्रिजर्वेशन के हैं एक्सेप्ट स्मोकिंग. स्मोकिंग फूड प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं होता. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया? स्मोकिंग. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ये है आपका करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Why are food grains dried after harvest? क्यों फूड ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है हार्वेस्ट के बाद? क्यों किया जाता है ऐसा? तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑप्शंस की तरफ. देखिए कि क्यों किया जाता है. So they reduce in size, उनका साइज कम हो जाए. So that is easy to cook, जल्दी से बन जाए. To increase their shelf life, to not get attracted by rodents. The correct answer is to increase their shelf life. उनकी शेल्फ लाइफ मतलब उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है. तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. द फूड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियन जीडीपी. वो कह रहा है कौन सी फूड इंडस्ट्री जो है आपकी कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी की तरफ, तो वो कितना परसेंट करती है? आप सब जानते हैं कि फूड इंडस्ट्री जीडीपी का पार्ट है, तो वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? 2%, 4%, 6%, 8%. द करेक्ट आंसर इज 8%. यस, 8% फूड इंडस्ट्री जो है आपके जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन करती है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. The method and technique used to transform raw ingredients into finished and semi-finished products. वो कह रहा है ऐसा कौन सा मेथड या टेक्निक आप कह सकते हैं जिससे हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शंस की तरफ आइए ऑप्शंस देखते हैं. फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस या नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज फूड प्रोसेसिंग. जब भी हम कभी बेसिक मटेरियल को मतलब आपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अ नॉर्मल एडल्ट. अब वो पूछ रहा है आपसे कि कितने मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर? 4, 8, 10 या 12? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी बिल्कुल सही जवाब. आपका आंसर हो जाएगा 12. तो 12 जो है करेक्ट आंसर है मोलर टीथ के लिए. चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ विच डिसऑर्डर. सब जानते हैं जॉन्डिस जो है उसको येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है. तो कौन सा सिम्टम है और कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है? लिवर, स्टमक, किडनी या इंटेस्टाइन? इस बच्चे के सबको आंसर आता है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन का आंसर है लिवर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. द आई सिचुएटेड इन द. आंख जो है आई कहां पर सिचुएटेड होती है? ऑर्बिटल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, ओरल कैविटी या डोर्सल कैविटी? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑर्बिटल कैविटी. एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिटल कैविटी जो है वो करेक्ट आंसर है. अगर हम क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं तो उसमें ब्रेन में प्रेजेंट होती है. उसके बाद अगर मैं माउथ ओरल कैविटी की बात करती हूँ तो वो माउथ से रिलेटेड है और डोर्सल एक्टिविटी जो है वो आपकी फ्लूइड स्पेस से रिलेटेड है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. द लिम्फेटिक कैविटी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द ईयर. अगर मैं ईयर में लिम्फेटिक कैविटी की बात करूं
तो वो कौन से पार्ट ऑफ द ईयर में आता है? इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मिडल ईयर। अगर हम लिम्फेटिक कैविटी बात करते हैं तो वो मिडल ईयर के अंदर आता है। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डाइजेशन एंड डैश आर द टू चीफ फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि डाइजेशन और क्या चीफ फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत क्वेश्चन सिंपल है और ये बहुत बार आ चुका है पेपर में। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, जी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ब्रदर और सिस्टर की तरह हैं जो साथ साथ चलते हैं और दोनों प्रोसेसेस इकट्ठे प्लेस करती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एनकोडिंग विच लीनियरली डिक्रीजेस फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं एक एनकोडिंग की बात करती हूँ जो धीरे धीरे डिक्रीज होती है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे क्या कहा जाता है? रैम्प फंक्शन, बाइनरी एनकोडिंग, स्टेप फंक्शन या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा रैम्प फंक्शन। अगर मैं लीनियर तरीके की बात करूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो रैम्प फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ हाईली dynamic process where participants mutually exchange and interpret linguistic and gestural signals। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी एक डायनामिक प्रोसेस है जहां पे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं लिंग्विस्टिक और जेस्ट्रल सिग्नल्स को। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा है। अगर हम लिंग्विस्टिक और जेस्चरल सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो नॉन वर्बल होते हैं, तो उसके लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ही पता लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पीपल कैन बाय न्यू क्लोथ्स रादर फ्रीक्वेंटली बिकॉज। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इनकम इन इंक्रीज इन इनकम, प्राइसेस ऑफ क्लोथ्स, चेंज इन ट्रेंड, पीयर इन्फ्लुएंस। आपके पास 4 ऑप्शंस है। आपको ये बताना है कि लोग नए नए कपड़े क्यों खरीदते हैं या फिर उसके लिए क्या रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इनकम बढ़ गई, प्राइस ऑफ क्लोथ्स बढ़ गया, ट्रेंड में चेंज आ गया या पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीज इन इनकम। ऑब्वियसली अगर आपके घर की इनकम ज्यादा है तभी आप नए क्लोथ्स को खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में इनकम ही उतनी आ रही है जितनी आप हर बार खरीदते हैं तो आप कपड़े ज्यादा नहीं खरीदेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.